हालांकि मैं कोई आमदार नहीं हूँ, मैं कोई कॉर्पोरेटर नहीं हूँ, बट मैं एक सिटीजन हूँ मीरा भाईंदर का। मैं एक कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। पूरा भरोसा है भारतीय जनता पार्टी पे, नरेंद्र मेहता जी पे, देवेंद्र फडणवीस जी पे और नरेंद्र मोदी जी पे। मीरा भाईंदर अभी फिर से वही दौर देखने वाला है जहाँ पे डेवलपमेंट की स्पीड डबल नहीं ट्रिपल हुई थी। कोई पल जब आपको लगा होगा कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन कठिन पल है, ऐसा? जब भी हमारा 2019 के बाद का जो करेगा सबको पता है, उसमें कितने तरीके के एलिगेशन, फॉल्स केसेस ये सब किए गए। उस वक्त तक्षशिल मेहता को कैसा लगता होगा, आपके छोटे भाई को कैसा लगता होगा, जब आपके पापा को पूरा शहर एक अलग नजरिए से देख रहा हो? लेकिन नरेंद्र मेहता ने जिस तरह से 2024 में वापसी की, आज लोग कहते हैं कि उस जैसा कोई नहीं। और लोगों को वो फीलिंग, एक टचिंग फीलिंग भी आई कि जो हुआ वो सही नहीं था और वो जस्टिफाइड नहीं था। वो ऐसा तो एक रात थी, ऐसी बात हो जाती है। आप अपनी लाइन बड़ी करो, दूसरों की लाइन पे ध्यान दो। हमेशा पापा एक फनी स्टोरी है सबको सुनाते, बोलते अगर आप एक सोसाइटी के चेयरमैन है, हाँ आप अपने सोसाइटी में पेंटिंग का काम करवाना हाँ और उसी टाइम हाँ अपने घर पे भी पेंटिंग का काम करवाना, तो लोगों का अब जब बिल्डिंग वाले बोलेंगे यार देखा ये इसका ऐसा ऐसा है। 78, क्या आप लोगों को भी पता था कि इतने सीट आने वाले हैं? देखिए हमारा अंदाजा तो हम 70 तो पार कर। हाँ। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ है युवा नेता तक्षशिल नरेंद्र मेहता जी। बहुत ही कम समय हुआ तक्षशिल ने पॉलिटिक्स में कदम रखा और सक्रिय भूमिका में नजर आए, लेकिन जब लोगों के बीच इन्होंने जाना शुरू किया तो लोगों ने नरेंद्र मेहता जी की झलक देखी और एक हाईली एजुकेटेड युवा नेता अपने बीच पाया। तक्षशिल, आपके पिताजी, उनका अगर लाइव देखा जाए तो बहुत स्ट्रगल रहा, फिर उन्होंने राजनीति में कदम रखा और आज वो एक मुकाम बना के बैठे हैं। तक्षशिल मेहता उस चलती गाड़ी पे सवार है अगर वो राजनीति में कदम रख रहा है तो। आपसे अगर लोग पूछे तो क्या कहोगे? देखिए, मेरे पापा ने बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचे, इसमें कोई दो राय नहीं। और उन्होंने वो सारी चीजें करने के बाद वो जो लेवल पे पहुंचे, वो मेरे पापा है इसलिए भी, और एज अ पर्सन भी वो एक इंस्पिरेशन है मेरे लिए। और मैं उनको एज अ आइडल देखता हूँ कि कोई इंसान इतना मेहनत करके, कोई इंसान इतना स्ट्रगल करके ये लेवल पे पहुंचा है। पर मुझे कहीं ना कहीं, मैं खुद को बहुत खुशनसीब मानता हूँ और लकी मानता हूँ कि मुझे इनको इतना क्लोजली देख के उनका एक्सपीरियंस सीखने का मौका मिलता है। और आज भी मैं जो कर रहा हूँ, मेरे पास जो नॉलेज आती है वो उनसे ही आती है और मेरे घर से ही आती है। और मैं वही नॉलेज को मैं कितना ज़्यादा और लेवरेज कर सकूँ, कितना ज़्यादा और अच्छे से इस्तेमाल कर सकूँ, वही मेरी कोशिश रहेगी। और एजुकेशन वाइज भी मेरा अभी भी मास्टर्स चालू है एस पी जैन कॉलेज से। मैंने अपना BBA किया NMIMS से। एजुकेशन वाइज भी मेरे घर से हमेशा इससे ये रहा है कि एजुकेशन में आपका कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। एजुकेटेड होने चाहिए आप, हाईली एजुकेटेड, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, प्लस मास्टर का डिग्री होना चाहिए। और साइड बाय साइड आप ये भी सीखो, ये भी करो, और आप दोनों को एक साथ जब भी लेके चलोगे कि फ्यूचर में यूथ ही, ऐसा बोला जाता है फ्यूचर है और फ्यूचर ही यूथ है। तो जितना ज़्यादा हम एजुकेटेड रहेंगे, हमें जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी, कल अगर मेरा कोई विजन भी बनता है तो विजन बेटर तभी बनेगा जब मैं खुद एजुकेटेड और अवेयर हूँ अपने जियोपॉलिटिकल सराउंडिंग के बारे में। तो ये मेरा विजन रहेगा और मेरा इस पे बोलना ये सही रहेगा। तक्षशिल मेहता की जो परवरिश हुई वो ऐशो आराम में हुई, कोई तकलीफ आप लोगों को नहीं झेलना पड़ा। आपके पिताजी एक पॉलिटिशियन के साथ साथ एक बड़े बिजनेसमैन भी हैं। तक्षशिल मेहता ने पॉलिटिक्स में आने की क्यों सोचा? क्यों नहीं, इनका इतना बड़ा एम्पायर है, सिर्फ उसी को संभालने के लिए सोचा? आखिर पॉलिटिक्स में आने का वजह क्या है तक्षशिल मेहता की? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं आपको मेरा हिस्ट्री बताता हूँ। अब मुझसे अगर सवाल 3 से 4 साल पहले पूछते कि तक्षशिल क्या आप पॉलिटिक्स में जाने वाले, में बोलता मुझे इससे दूर रहना है। बट और मेरे घर से भी आज के दिन में भी मेरे घर से ऐसा कुछ नहीं कि नहीं आप पॉलिटिक्स कंटिन्यू करना पड़ेगा, इसी में आगे बढ़ना है,
कि छोड़ो ये चांद करेगा, आपका भाई करेगा, आप ये ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने मुझे हमेशा से फ्री हैंड दिया, तो पॉलिटिक्स जाना है, तो बिजनेस जाना है, तो कुछ और भी करना है तो आप करिए, बट आपका जिसमें मन लगता है। बट एक जो सबसे अच्छा मैं मानता हूँ मुझे घर से सीख मिली, संस्कार मिली, वो मुझे है कि, और मैं बचपन से करते आ रहा हूँ ये चीज कि आप लोगों की हेल्प करो। क्योंकि जब मैं छोटा था, जब मैं स्कूलिंग लाइफ में था, मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ लोगों को, बट मेरे जो भी स्कूल के दोस्त बनते, दोस्त, उनसे आप आज भी पूछेंगे तो मैं जितना उनसे मदद कर सकता हूँ, कभी किसी को कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हो गई तो फाइनेंशियली, कभी कहीं हॉस्पिटल में बात करके, कहीं पर उनका कुछ काम है पुलिस डिपार्टमेंट में, कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट पे, ये सारी चीजें मैं तो पापा के तक ही पहुंचा दूँ, यार मेरे फ्रेंड का एग्जाम है, ही करना है। और ये करते करते कहीं ना कहीं हमको अच्छा लगने लग जाता है। ओके। और सबसे अच्छा मुझे जब भी लगता है मैं किसी को उनके प्रॉब्लम में जब हेल्प करते, तो मुझे सबसे अच्छी फीलिंग आती है उससे, कि लगता है हाँ मैंने कुछ अच्छा काम किया, और मैंने बहुत जन कैसे हेल्प करी, और करते करते उससे वो गुड फीलिंग आने लगी। अभी आप कभी खुद भी कोई आप विदाउट कोई मन में इच्छा रखे किसी की आप मदद करेंगे कभी भी, तो खुद को अच्छा फील होता है, वो अलग ही फीलिंग होती है अंदर की, जो ये सारी चीजों से नहीं आ पाती। तो मुझे लोगों की हेल्प करना। दूसरी बात, मैंने एक और एक चीज नोटिस करी कि हम सब जो विजन रखते हैं कि आज हमको चाहिए हमारे इधर ऐसा हो, ये हो, वो हो, ये करने के लिए आपको पॉलिटिक्स में रहना बहुत जरूरी हो जाता है। कि आपको अपने सिटी में, आपके शहर में कोई चेंजेस करने, कोई बदलाव लाना है, तो आपको पॉलिटिक्स में रह के करना पड़ता है। क्योंकि हम लोग डेमोक्रेटिक देश में, तो देश ही ऐसे चल रहा है। कल अगर मैं अपना खाली देखूं, अपने बिजनेस में लग जाओ, ये लग जाओ, तो मेरा पर्सनल ग्रोथ तो भले ही हो जाए, पर मेरे एरिया का ग्रोथ नहीं होगा, मेरे लोग का ग्रोथ नहीं होगा, और ओवरऑल मुझे जो एक्सपेक्टेशन रहेगी वो नहीं होगा। ओके। तक्षशिल मेहता को संतुष्टि मिलती है लोगों की सेवा करने के लिए, ये आपका स्वार्थ है पॉलिटिक्स में आना? यही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और आप देखेंगे, आप मुझे कभी ऐसा कुछ नहीं रहता है कि मैं इनसे नहीं मिल सकता, उनसे नहीं मिल सकता, ऐसे जगह नहीं। मैं तो खुशी खुशी जाता हूँ। और मुझे तो लगता है आप जितना लोगों की हेल्प करेंगे, मैं कर्मा सिस्टम पे भी बहुत बिलीव कि आपको उससे जो, जब बोलते हैं ना किसी के अंदर से आहा टाइप निकलती है कि हाँ भाई इसने किया, अच्छा इंसान, वो आपको बहुत पॉजिटिव वाइब भी देता है, और आगे वाली लाइफ में भी आपको बहुत सपोर्ट करता है। तो मेरा तो यही एक सिंपल सी मोटिव है कि हम लोग, मेरे तरफ से मैं क्या ऐसा एक चीज कर सकता हूँ किसी के लाइफ में, शायद मेरे लिए वो बड़ा नहीं होगा, बट किसी के लिए वो बहुत बड़ा है, किसी के लिए वो जरूरत है, तो इसके थ्रू मैं और ज्यादा लोग को रीच आउट कर सकता हूँ, और ज्यादा काम कर सकता हूँ। ये मेरी भूमिका है इसमें। तक्षशिल ने चलो पॉलिटिकल करियर तो अब शुरू किया है, आप पढ़ाई लिखाई के साथ साथ लोगों की सेवा करते आए, ऐसा कोई पल जब आपको लगा होगा कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन कठिन पल है, ऐसा कभी महसूस किया आपने? बहुत बार हुआ है। अगर आप बोलेंगे तो जब भी हमारा 2019 के बाद का जो करेगा, सबको पता है उसमें कितने तरीके के एलिगेशन, फॉल्स केसेस, ये सब किए गए, और तभी ना हमारी सरकार थी। आप देखेंगे सिर्फ पापा ही नहीं, हम दूसरे भी देखेंगे, प्रसाद लाड़ जी हो गए, आशीष शेलार जी हो गए, अमित साटम जी, उन सब पे कुछ ना कुछ करने की कोशिश की, जबकि वो लोग तो सब स्टैंडिंग में देते, हम तो उतने भी नहीं देते नहीं। तो वो टाइम पे बुरा तो बहुत लगता था। पर आपको एक बात बता दो, आप कभी जाके देखना वो इंसिडेंट हुए कब। पहला इंसिडेंट हुआ था 2019 के फरवरी में, दूसरा इंसिडेंट हुआ 2021 के मई में। तो मैं सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा। 2019 का जब वो इंसिडेंट था तब मेरी बोर्ड्स की एग्जाम चल रही थी, 10th की। 2021 का वो इंसिडेंट तब मेरे 12th की बोर्ड्स की एग्जाम चल रही थी, बोर्ड्स डिले हो गए थे, इसलिए बोर्ड्स की एग्जाम मई में थी। तो मुझे याद है मेरा शायद से हिंदी का पेपर था 10वीं का तभी, उसका ही पढ़ाई में इसके बीच में ये सब हुआ। 21 में मेरा लास्ट पेपर था अपना, फिजिकल एजुकेशन का पेपर था। ये सारे बोर्ड्स के बीच में सारे इंसिडेंट हुए, और आप सोचिए मैं तभी 15-16 साल, बिल्कुल बिल्कुल, और मेरा छोटा भाई 13-12 साल। वो टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरी रहता है फैमिली को स्ट्रांग रहना और एक साथ खड़े रहना और फेस करना वो सारी चीजें। तो हम लोगों ने वो सारी चीजें की और हम लोग साथ खड़े थे। कहीं ना कहीं वो
मुझे तो लगता ही था कि हाँ अभी पढ़ाई कहाँ से करेंगे ऐसे सब माहौल में। यस यस यस। बट हमने किया, मैंने कोशिश करी, और हम लोग सब एक, जब तक आपकी फैमिली एक साथ खड़ी है तब तक ये सारी चीजें आपके लिए इतनी कठिन नहीं है। और हम लोग स्ट्रांगली एक साथ खड़े थे क्योंकि हमको पता था हम सही है। और आप देखेंगे तो आगे चल के लोगों को अपने आप ही समझ में आएगा कि ये सब जो किया जा रहा था वो खाली एक पॉलिटिकली चीजें को ऊपर नीचे करने के लिए किया जा रहा था और कुछ भी नहीं। तो ये हमने एकदम ही पास से देखा है। और मेरी 2 एग्जाम थी वो टाइम पे, सिर्फ एक ही थी। Yes. एक तो ये लाइफ की चल रही और एक पेपर की एग्जाम चल, बट हमने वो किया, फैमिली एक साथ रह के किया। वो वाकई में वो बड़ा कठिन दौर था। और उस दौर में आपके पापा एक चीज कहा करते थे, जब हम प्रेस वालों से मिला करते थे तो आपके पापा एक चीज जरूर क्या कहा करते थे कि आप लोग इतने सारे इल्जाम लगा देते, इतने सारे आरोप लगा देते, इतने सारे कमेंट कर देते, क्या क्या नहीं बोल देते। हम में से कई लोग, कभी आपने ये सोचा है कि हमारी भी फैमिली है? That's why I ask you that question कि उस वक्त तक्षशिल मेहता को कैसा लगता होगा, आपके छोटे भाई को कैसा लगता होगा जब आपके पापा को पूरा शहर एक अलग नजरिए से देख रहा हो। हालांकि वो एक कॉन्स्पिरेसी थी, बट आपके पापा एक स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन साबित हुए 2019 में। जिस तरह से उनका एक तरह से एंड हो गया, ये शहर बोल रहा था नरेंद्र मेहता खत्म हो गया, लेकिन नरेंद्र मेहता ने जिस तरह से 2024 में वापसी की, आज लोग कहते हैं कि उस जैसा कोई नहीं। तो नाउ आपने 2019 में जो फील किया, अब 2024 के बाद क्या फील कर रहे हो? देखिए, ये एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि मैं तो उसको ऐसे ही देखता हूँ कि अच्छाई की जीत, क्योंकि आप अगर आज के दिन में देखेंगे, हम 24 में जीत चुके थे इलेक्शन, आज से 24 से लेकर अभी 26 हमने कभी कुछ किया नहीं। कोई पॉलिटिकल विरोधी के खिलाफ या किसी खिलाफ किसी को नुकसान पहुंचाने हमने कभी कुछ किया नहीं। हमारा जब हम लोग 14 में जीते थे, 14 से 19 के बीच में हमने कभी कुछ नहीं, हमारा फोकस अपना डेवलपमेंट, हमारे काम पे रहता था। और अभी भी हमारा वही फोकस है। हमारे लिए वो जीत ही उसका आंसर है, और वो जीत ही वो इंसान की हार भी है। हमको उनको और कुछ कम ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं, वो उनको खुद पता चला है। तो हम लोग उसको एज अ विन को बहुत ही प्राउडली लेते हैं। हमारी मेहनत थी और लोगों ने बहुत विश्वास दिखाया हम पे। दूसरी बात, लोगों को हमारे काम पे ट्रस्ट आया, और लोगों को वो फीलिंग, एक टचिंग फीलिंग भी आई कि जो हुआ वो सही नहीं था और वो जस्टिफाइड नहीं था और गलत था। और आज ये हमारे बीच में खुल के आए, उन्होंने सब बताया, उनका साइड बताया, लोगों ने सपोर्ट की। और अब देखेंगे तो उन्होंने 19 में जो स्टोरी रिपीट की थी वही 24 में रिपीट की। अब लोगों को भी इतना समझ में आ गया इनके पास कुछ और है नहीं कहने को, तो एक ही चीज रिपीट 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 कर रहे। वैसे नहीं होना चाहिए। आपके पास एक्चुअल जब लोग कनेक्ट कर पाते, जब आप कोई सेंसिबल बातें करो, आप लोगों को कनेक्ट करो, और वो उनके तरफ से मिसिंग था, और हमने वो करने की पूरी कोशिश करी और हम उसमें सक्षम हुए, और उसकी वजह से आज हम ये मुकाम पे पहुंचे। और ये फीलिंग बहुत अच्छी है कि वो सब देखने के बाद जब ये होता है तो बाउंस बैक करना, वो ऐसा तो एक रात थी, ऐसी बात हो जाती है। एक रात थी। हमारा हमेशा से एक मोटिव रहा है और हमारी एक ही विचारधारा रही है कि आप अपनी लाइन बड़ी करो, दूसरों की लाइन पे ध्यान दो। हम उसी पे काम करें। ये इलेक्शन भी हमारा वही मोटिव था कि हम किसी और की लाइन कम ज्यादा करने पे बिलीव नहीं करते, हम उसकी लाइन बड़ी करने पे बिलीव करते हैं। और हमारे पूरे संगठन में स्ट्रॉन्ग मैसेज है नरेंद्र मेहता जी की तरफ से भी कि हमको हमारी लाइन बड़ी करनी है, तुम बाकियों को छोड़ो। अगर आप भी कभी हमारे आपके कोई भी कॉर्पोरेटर या कोई भी कार्यकर्ता गलत पॉलिटिक्स करते हुए देखेंगे नहीं, क्योंकि वो हमारे इसमें बहुत ही, इसको हम लोग डिस्कार्ड करते हैं और बोलते नहीं, हमको हमारी लाइन बड़ी करनी है, अपने पे काम करो, बाकी अब छोड़ दो। यस, ऐसा ही उन्होंने कर दिखाया। आप युवा नेता हो और कई सारे युवा नगर सेवक चुन करके आए हैं, उनसे आपकी क्या अपेक्षा है
और आप एक युवा नेता के रूप में मीरा भाईंदर के युवाओं के लिए क्या करना चाहते हो, क्या विजन है आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 13 युवाओं को मौका दिया, क्योंकि उनका भी एक क्लियर गोल है कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि आने वाला फ्यूचर युवाओं के लिए। तो युवा उसमें नेतृत्व दे, युवा उसमें ओपिनियन दे, तो और ज्यादा बेनिफिशियल होगा। एक्सपीरियंस्ड कॉर्पोरेटर्स के साथ नया माइंडसेट जब मिलेगा तो स्पीड और बढ़ जाएगी और बेटरमेंट ही होगा। भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे सपोर्ट किया और लोगों ने भी सपोर्ट किया, क्योंकि लोगों को भी पता था ये जरूरी है। और हम उसको ऐसे देखते, जैसे आप आज के दिन मुझसे पूछेंगे मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, तो मेरे तरफ से तो 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी लगती है आज के टाइम में। पहला है हमारा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप देखेंगे आज के दिन में बहुत, हमको जितना पता नहीं होगा आपको मुझे, उतने ज्यादा जन मीरा भाईंदर के अच्छे लेवल पे खेलने जाते हैं। नेशनली हो, इंटरनेशनली हो, स्टेट लेवल हो, हर लेवल पर अचीव करके आते, पार्टिसिपेशन नहीं, अचीव करके आते। अब सोचिए, आज उनके पास पूरा प्लेटफॉर्म नहीं है तो भी वो ये चीज कर रहे हैं। जिस दिन उनको वो पूरा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे वो लोग सीख सके अच्छे कोचेस से, अच्छा उनको प्रैक्टिस मिल सके, अच्छा न्यूट्रिशन, सब चीजें हो सके, प्रॉपर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सके, स्विमिंग पूल की बात करें, टेनिस कोर्ट की बात करें, हर एक चीज, तो वो क्या लेवल पे जाएगी। दूसरी चीज, अब देखेंगे मीरा भाईंदर में यूनिवर्सिटीज कम है पॉपुलेशन के कंपैरेटिवली। हर दिन जो स्टूडेंट या तो मीरा रोड के बाहर जाता है, मुंबई जाता है, या तो आउट ऑफ मुंबई जाता है, या तो आउट ऑफ इंडिया जाता है। क्यों जाता है? उसका रीजन ऐसा है, उसको वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए, इसलिए वो जाते हैं सारी जगह पे। उनको चाहिए कि हाँ हम लोग बेटर कॉलेज में जाए, बेटर पढ़े। और मीरा भाईंदर के पास आज के दिन में उतनी सीट भी नहीं है कि वो पूरे मीरा भाईंदर के स्टूडेंट्स को दे पाए। जितना होते वो करते हैं, बट उसके अलावा नहीं कर पाते। देवेंद्र फडणवीस जी ने एडू सिटी लाया था नवी मुंबई में, और जून 2025 में उन्होंने 5 ग्लोबल यूनिवर्सिटी को एलओआई भी इशू किए कि आप वही वर्ल्ड क्लास एजुकेशन हमारे इधर लेके आए, और जब वो इधर आ जाएंगे तो ऑलरेडी 30% कम फीस में आप यहाँ पे वो स्टूडेंट को दे पाएंगे। तो हम लोग ये भी चाहेंगे हमारे मीरा भाईंदर में अच्छी यूनिवर्सिटी खुले, मेडिकल कॉलेज भी नहीं अपने इधर, मेडिकल कॉलेज है, ये सारी चीजें। क्या आप एक तरीके से देखेंगे, जो इंसान मान लो अगर मेरे से जो स्कूल से या आसपास के कॉलेज से 12th की है, 12th का वो पेपर देता है फरवरी मार्च में, जुलाई अगस्त के बीच में उनका फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज चालू होता है। मार्च में जो बंदा सिर्फ और सिर्फ अपने बस से स्कूल जा रहा था, आप उसको वही रश में आप ट्रेन में चढ़ाए, तो एज ए स्टूडेंट भी कितना ज्यादा रिस्की हो जाता है, कितना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है उसके लिए। प्लस हम बाहर की कंट्री में देखेंगे, जो मुझे वहाँ का बहुत अच्छा लगता है कि वहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत इम्पोर्टेंस दिए जाते हैं। वो लोग तो स्टूडेंट्स को सब्सिडाइज्ड चीजें भी मिलती है, क्योंकि आज के दिन में स्टूडेंट्स थोड़ी कुछ कमाते हैं, राइट, अर्न तो करता है नहीं, उसका ट्रैवलिंग का खर्चा, खाने का खर्चा, ये सारी चीजें, तो उनको ट्रैवलिंग ये सब सब्सिडाइज्ड मिलती है। हम लोग बोलते हैं हमारे इधर ऐसा क्यों नहीं होता है, हमारे इधर भी स्टूडेंट इन द एंड ऑफ द डे बस उनको और ज्यादा सब्सिडाइज्ड मिले, उनको और बेनिफिट कैसे मिल सके। तीसरी चीज, स्पेशली अगर आप मीरा रोड और भाईंदर ईस्ट वेस्ट को देखेंगे, जो ट्विन सिटी है वो एक बहुत बड़ा रेसिडेंशियल हब है, राइट, बहुत बड़ा, वो 15-16 लाख लोग रहते हैं। कमर्शियली उसमें जगह नहीं। आज के दिन में सबके सब आउट ऑफ मीरा रोड जाते हैं, राइट। आप सोचिए एक स्टूडेंट की अगर आप देखेंगे उसका जर्नी क्या होगा, 12th अगर वो मीरा रोड से कंप्लीट करता है, 3 साल वो देगा ग्रेजुएशन के लिए आउट ऑफ मीरा रोड, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आउट ऑफ मीरा रोड, एम्प्लॉयमेंट के लिए आउट ऑफ मीरा रोड। अब ये सब करने के बाद देखेंगे वो अपने घर में तो 7 से 10 घंटे ही बिता पाता है, उसमें भी उसको सोना रहता है, सब करना रहता है। तो क्योंकि यहाँ पे वो कमर्शियल स्पेस भी नहीं है कि लोग यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ढूंढ सके, तो मीरा रोड में एक अच्छा कमर्शियल हब भी बनना चाहिए, जिससे सिटी के लिए तो बेनिफिट हो गए, क्योंकि सिटी को कमर्शियल टैक्स ज्यादा होता है, तो महापालिका के लिए वो एज एडिशनल सपोर्ट तो रहेगा ही। सबसे बड़ा सपोर्ट
इधर के लोगों के लिए, उन लोग को ट्रैवलिंग कन्वीनियंस, उन लोग को ऑफिस कन्वीनियंस, उनका कितना दिन का समझिए 2 घंटा जहाँ 4 घंटा तो इधर ही बच जाता है, उनको जाना सिर्फ 15 मिनट दूर है। ये एम है यूथ को लेके स्पेशली। ये एक कहीं ना कहीं एक बड़ा ही डिटेल्ड प्रॉब्लम इन्होंने बताया स्टूडेंट्स के बारे में। ऑफ कोर्स 10वीं के बाद बच्चा 12वीं करता है, और 12वीं के बाद अगर उसको अच्छे किसी कॉलेज से ग्रेजुएशन करता है, तो ग्रेजुएशन करने के लिए 3 साल 4 साल उसको, जो चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, उसको ट्रैवल करके मुंबई ही जाना है। टाइम उतना ही किल होना है, चाहे वो कार से जाए, चाहे वो बस से जाए, चाहे वो ट्रेन से जाए, वो परेशान ही रहना है। उसके दिन के 3-4 घंटे तो वेस्ट होने ही होने हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मीरा भाईंदर में कोई एक अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, यहाँ पे ऐसा कोई सेंटर नहीं है जहाँ पे लोग जॉब अपॉर्चुनिटी तलाश सके जिस तरह से मुंबई में तलाशते। तो ये सब की जरूरत है। ये सब आपको लगता है कि ये सब कुछ बहुत जल्दी बहुत आसानी से हो पाएगा? कोई दो रहे 100% होगा, और 100% इसलिए होगा क्योंकि ये सारी चीजें डिफिकल्ट चीजें नहीं। इसमें अगर गवर्नमेंट, महापालिका सबका सपोर्ट रहे तो ये काम बहुत फास्ट होने वाला। और लोगों ने भी इस बार भरोसा दिखाया, तो ट्रिपल इंजन की सरकार आई केंद्र में, राज्य में और कॉर्पोरेशन, तो ये काम फास्ट हो जाएगा। और ये सारी चीजें पॉसिबल काम, और इसमें सिटी का तो बेनिफिट है ही, बट एज अ स्टेट भी बेनिफिट है, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए भी ये चीज अच्छी है। कमर्शियल कोई कभी भी जगह बढ़ती है, अच्छी रहती है, कभी भी बढ़ती है, तो हमेशा उसको वेलकम किया जाता है। और मीरा रोड में भी जब ये सारी चीजें आएगी तो उसको भी वेलकम किया जाएगा। मीरा रोड वेस्ट भी अभी जल्द हम लोग को लगता है डेवलप होगा, तो हमारा तो है कि हमने मीरा रोड वेस्ट को उस तरीके से इतने प्लान्ड वे से डेवलप करे। इससे मीरा भाईंदर जो सिटी आज दिख रहा है, मैं ऐसा कई बार आपके पिताजी को बोलते हुए सुनता हूँ कि मैंने सपना देखा था, सपनों का शहर, कंक्रीट के रोड होंगे, बुलेट, ये मेट्रो ट्रेन होगी, 24 घंटा पानी होगा। क्या घर में करके आप उनको ये सब बातें चर्चा करते हुए सुनते थे कि आप लोग बैठे हो और जस्ट चर्चा चल रही है, यार इस घर में ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इस तरह का कभी? देखिए, वो मेरे पापा जो है वो दिन भर काम करने वाले इंसान है, तो घर पे आने के बाद भी उनका इसी के ऊपर डिस्कशन चलता रहता है। आप खुद भी देखेंगे, अगर कोई इंसान ही उनसे मीटिंग लेता है, अगर एक रात पहले कॉल किया तो सुबह का टाइम देंगे, दोपहर में कॉल किया तो रात का टाइम देंगे, क्योंकि वो वहीं पे करते हैं जो भी उनको लगता है कि आज का आज ही कंप्लीट करना, कोई भी काम को डिले नहीं करना है। और ये सारे कामों को लेके भी उनको बहुत ज्यादा चाहिए था कि ये प्लान्ड वे में देखेंगे। अपना कनेक्टिया वाला साइड अगर आप देखेंगे, ज्यादातर वो ज्यादा प्लान्ड है। देखेंगे हर जगह 4 वेज है, गार्डन है हर जगह पे, उन जगह बड़े बड़े रास्ते, कंक्रीट हो गए अभी तो सारे, ये प्लान्ड वे में हो। और हम यही मानते हैं कि जब कोई चीज प्लानिंग से होगी तो चीज बेटर ही होगी। और उनका हमेशा ये सब चीजों पे बात चलता ही रहता है, कभी MMRD ऑफिसर तो कभी स्टेट ऑफिसर की ये प्रॉब्लम है, इसको ये करना है, इसको ऐसा करना है, इसको वैसा करना है। तो डबल फ्लाईओवर का भी सपना नहीं कर रहा, पहले ये फ्लाईओवर सैंक्शन, फिर मेट्रो आई तो हम डबल फ्लाईओवर करते हैं इसको। मुंबई का एक बात ये है, ये हमारे लिए अभिमान है, मीरा भाईंदर के लिए। और आप देखिए, जब भी कोई भी सिटी में डेवलपमेंट होता है तो उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट सिटी वालों को ही मिलता है। आप कन्वीनियंस की बात करें या फिर आप कमर्शियल भी बात करें, आप जो घर में रहते हैं, मेट्रो आने के बाद हम सबके घर के प्राइसेस बढ़ गए रहेंगे, नो डाउट। हम सबके लिए वो बेनिफिट होता है। जो भी डेवलप, जैसे ही पानी स्टार्ट हो जाए तो हम सबके घर के प्राइसेस फिर और बढ़ जाएंगे। कोस्टल रोड का काम चालू है भाईंदर नेशनल, घर के प्राइसेस और बढ़ जाएंगे। लिंक रोड का काम चालू है, और बेनिफिट मिलेगा। मतलब भाईंदर टू विरार, उसका रोड का काम चले और बेनिफिट मिलेगा। तो ये सारे चीजें इन द एंड ऑफ द डे सबसे ज्यादा बेनिफिट जो होता है वो हम रेसिडेंट्स को होता है। जब भी शहर में डेवलप, जिस दिन यूनिवर्सिटी आ जाएगी, जिस दिन कमर्शियल सारी चीजें, ये सारी चीजें और ज्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी। और मुंबई में कहीं ना कहीं मानता हूँ एक सैचुरेशन पहुंच गया है
क्योंकि उधर जगह की अभी कमी कमी है, लोग ओवर एक्सपेंसिव जगह, तो लोग जहाँ आ रहे हैं मीरा भाईंदर, मीरा भाईंदर है वो सही। मीरा भाईंदर में, क्योंकि वेस्टर्न बेल्ट में भी मीरा भाईंदर ही जो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग है, और ये ऐसे जितना ज्यादा ग्रो रेसिडेंट्स में ज्यादा फायदा है। और आप लोग जो रेसिडेंट्स है उन्होंने वही विश्वास के साथ भी बीजेपी को चूज किया कि हाँ इसमें सिटी अच्छी बनेगी, ज्यादा डेवलप्ड बनेगी। और आप देखेंगे जो रिजर्वेशन प्लानिंग भी है एरिया का, वो कनेक्टिया का इतने अच्छे वे से हुआ था, इसलिए वो इतना ज्यादा बेटर है रोड वाइज, गार्डन वाइज, हर एक सुविधा वाइज। ऐसे ही हम मानते हैं हर एक जगह को प्लान वाइज डेवलप होना चाहिए, करेंगे। आपने कहा कि आपके डैडी को आप सुनते रहते थे कि नहीं यार मेट्रो भी होना चाहिए, डबल ब्रिज भी होना चाहिए, रोड भी अच्छा होना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू यू उन्होंने उसके लिए कोशिश भी की। लेकिन जब वो नहीं थे, यानी कि पद पे नहीं थे, इसी मेट्रो, इसी रोड, इसी सूर्या पर प्रकल्प का ने कुछ नहीं किया, वो मेयर बन के बाद एमएलए बने, बोले रोड मैंने बनाया, वो मेट्रो मैंने लाया। लोग ही बोलते ओके कि मेट्रो मैनेजर तो मेहता जी है ना। मैं जब प्रचार में भी जाता था 24 तभी मेरे बोलने से पहले लोगों का आदत था यार ये नरेंद्र मेहता जी ने ये रोड वाइंडनिंग किया है, यहाँ पे अपना 60 फीट को सीमेंट रोड किया सबसे पहला, ये मेट्रो भी उन्होंने लाया है, सारी चीज उनको भी पता थी ऑलरेडी। और कोई भी कुछ भी बोल दे उससे बदलने वाला नहीं थे, लोगों को पता था क्या स्टोरी है क्या नहीं। और लोगों ने आज के दिन में भी, जब डबल फ्लाईओवर का इनॉग्रेशन हमने थोड़ी किया था फर्स्ट वाले, लोगों ने क्रेडिट जो भी है बोला कि नहीं ये इन्होंने ही शुरुआत की थी इसकी, उनके कार्यकाल। जिस तरह से आपके पिताजी को लोग ये कहते हैं कि उन्होंने मीरा भाईंदर का डेवलपमेंट किया है, लेकिन जिस तरह से वो ये कहते हैं कि डेवलपमेंट किया है, उसी तरह से आपके पिताजी नरेंद्र मेहता पे हमेशा भ्रष्टाचार के आरोप क्यों लगते रहे? कभी आप जब घर में होते होगे तो सुनते तो होगे यार कि घर वाले से तो कुछ छुपा नहीं रहता ना, तो यार ये भ्रष्टाचार किया कि नहीं, यार ऐसे ही आरोप लगा दिया, ऐसा कभी क्यों लगता है? ऐसा क्यों? देखिए वो विरोधी पक्ष इस पे आरोप करता रहता है। आप देखेंगे तो जब पहली बार एमएलए बने तो 2014, और हमारा जो व्यापार, स्कूल की बात करें, हमारे सीएन रॉक होटल की बात करें, हमारे हॉस्पिटल की बात करें, वो सब 2014 के पहले बन गए थे, लेकिन आरोप बाद में लगे। हाँ, अब 7 स्क्वायर अकेडमी का 2007 में बना था, एमएलए बनने के भी 7 साल पहले। हॉस्पिटल हमारा 2012 में, एमएलए बनने के 2-2.5 साल पहले, सीएन रॉक भी तभी। हमारा सारा व्यापार तो पहले से था। ओके। एमएलए बनने के बाद एक हमारा क्लब बना। ओके। तो लोगों ने बोला नहीं ये सारा पूरा बिजनेस ही इनका यही वो बस आरोप थे जिसमें कोई भी मिलते सेंस नहीं था। हमेशा पापा एक फनी स्टोरी है सबको सुनाते, बोलते अगर आप एक सोसाइटी के चेयरमैन है, आप अपने सोसाइटी में पेंटिंग का काम करवाना, और उसी टाइम अपने घर पे भी पेंटिंग का काम करवाना, तो लोगों का बिल्डिंग वाले बोले यार देखा ये इसका ऐसा है। ये फनी स्टोरी है जो बोलते हैं कि अगर आप बिल्डिंग के चेयरमैन हो, सेक्रेटरी हो, और बिल्डिंग का कुछ काम करवा रहे हो और उसी वक्त आप अपने घर का काम करवा लो, तो वो भ्रष्टाचार तो ऐसे ही जुड़ जाएगा। तो कुछ ऐसा ही आपके पिताजी के साथ तो होता आया, और उन्होंने 2024 का जिस तरह से चुनाव जीता, और खास करके अगर 2026 में बताऊं तो उनके नेतृत्व में महानगर पालिका में इतना अच्छा प्रदर्शन, यानी सबके एक्सपेक्टेशन से बाहर सीट आना, ज्यादातर लोगों का अनुमान था क्योंकि 60 तक के आ जाएंगे, 62 तक के आ जाएंगे, 60 के आसपास का, 78। क्या आप लोगों को भी पता था कि इतने सीट आने वाले? देखिए हमारा अंदाजा तो हम 70 तो पार कर, क्योंकि हमको विश्वास था मीरा भाईंदर के शहर वालों पे कि मीरा भाईंदर भारतीय जनता पार्टी का जनाधार वाला शहर है, मीरा भाईंदर डेवलपमेंट को सपोर्ट करने वाला शहर है, और हम उसी मोटिव से लड़े थे और हम कॉन्फिडेंट थे हमेशा। आप अगर मैंने वोटिंग के दिन भी बाइट दिया था, आजिम तांबोली जी भी दिया था, मुझे जितना याद है
या शकील जी कुछ, हाँ 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 उन्होंने मुझसे पूछा था कितनी सीट आ रही, मैंने बोला हम 70 पार कर रहे, हम्म क्योंकि हमको पूरा आकलन था, पूरा भरोसा था कि हम 70 तो पार करेंगे, और हमने वो किया। और इसमें सबसे ज्यादा मेहनत जो की है वो नरेंद्र मेहता जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हर एक जन ने मिलके ये इलेक्शन को ऐसे लड़ा है कि वो लड़ रहे, सबने ऐसे सोचा है कि मैं ही कॉर्पोरेटर लड़ रहा हूँ, तो सबने उतनी ताकत से लड़ा, इसलिए आज ये रिजल्ट है। मतलब 70 आप लोगों का आकलन था और 70 से ज्यादा आ जाना, मतलब आप लोगों को मीरा भाईंदर की जनता ने जरूरत से ज्यादा प्यार दिया है, क्योंकि लोगों ने प्यार, मतलब 70 में क्यों टिके हो यार, लो 78 लो और अगली बार पूरा लेके चले जाओ, विपक्ष को पूरा साफ ही कर दो। आपकी बात एकदम सही है, ऐसा मैं टचवुड करता हूं। बिना विपक्ष के तो जाति बढ़ जाएगी। मैं इससे भी सहमत नहीं हूँ, मैं किस बात से सहमत हूँ कि विपक्ष होना बहुत जरूरी है। यस, क्योंकि हम एज अ पार्टी भी बहुत ज्यादा ओपन है टू क्रिटिसिज्म, क्योंकि अगर कोई चीज मैं करूँ और जब तक विपक्ष नहीं रहेगा तो मुझे बोलने वाला कौन? तो हम लोग ये बात को बहुत मानते हैं कि सामने विपक्ष होना बहुत जरूरी है, कि हमारी भी कुछ गलती रहे तो हम उसको सुधार सके, कि इन द एंड ऑफ द डे हम काम तो लोगों के लिए कर रहे हैं, तो विपक्ष होना बहुत जरूरी है। आप लोगों ने विपक्ष को इस लायक छोड़ा, और है ना, कांग्रेस है ना हमारे विपक्ष, हाँ छोड़ा। 77-78 लेके आ जाते हो 95 में से, वो जो बोलेंगे ठीक है, तेरे को सुनना है सुन, मानना है मान, नहीं तो जा, मेरे को करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखेंगे, अगर यही लास्ट ही कॉर्पोरेशन देखेंगे, हम उत्तन में थे क्या? नहीं थे, पर आज उत्तन भी सीसी रोड और रोड वाइंडन है उधर की। मेन उत्तन चौक पे भी जो रोड वाइंडनिंग किया बीजेपी ने की है। क्यों किया है? क्योंकि हमको पता है वहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम क्या है, और हम लोग को क्रिटिसिज्म अगर वहां से कभी मिला है तो हम लोग उस पर काम करते। ऐसा कुछ नहीं कि अगर आप एक हो तो हम नहीं सुनेंगे, 50 रहोगे तो सुनेंगे। एक भी हो, आप कोई भी कॉर्पोरेटर नहीं भी हो, और अगर आप कोई एक जनरल वोटर हो और आप आके बोलते हो कि भाई हमारे एरिया में ये प्रॉब्लम और ये एक्चुअल में कोई वायबल प्रॉब्लम रहेगी, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ आज कि ये चीज पे हम काम करेंगे। कोई भी ऐसा नहीं किया तेरा क्यों सुने, इसका क्यों सुने, उसका क्यों सुने। नो, हमेशा ओपन टू ओपिनियन रहते। पर आप अगर जनता दरबार भी देखेंगे पापा का, तो उसमें जो भी लोग आके अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, उनका जनता दरबार लोगों से 5-6 घंटा ज्यादा इसीलिए चलता है कि कोई आके अपना प्रॉब्लम बताते तो उसको ये नहीं ठीक है मैं देखता हूँ, वो ही उस स्पॉट पे कॉल लगा के बोलते हैं अरे इनका ऐसा ऐसा है, ये सॉल्व करो। कोई किसी को प्रॉब्लम तो अपने एरिया को लेके कि भाई यहाँ पे रोड का इशू है, इसका इशू, उसका इशू, हर एक चीज पर डिस्कशन। आज जो हमारे पास मुद्दे हैं वो मुद्दे उनसे ही आए, पब्लिक से आए, विरोधियों से आए, सबसे मिलके वो मुद्दे आए कि हमको इस सब पे काम करना है। मीरा भाईंदर की एक लैम्बोर्गिनी वर्ल्ड वाइड लोग जानते हैं। पहली बार तब जाना जब आपकी मम्मी चला रही थी और एक रिक्शे वाले को टच हो गया, ठोक दिया। दूसरी बार शायद आप ड्राइव कर रहे थे। लैम्बोर्गिनी इतनी फेमस क्यों? ऐसी तो बहुत सारी गाड़ियां रोज कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होती है, तो यही गाड़ी इतनी क्यों चर्चा में रही? देखिए, उसको हमेशा से मुझे मेरे पापा हमेशा करप्शन से सारी चीजों से कनेक्ट करते रहे विरोधी लोग। हम देखेंगे अगर लैम्बोर्गिनी वाला भी जो मेरा एक्सीडेंट था, उसमें भगवान की वजह से किसी को भी चोट नहीं पहुंची, किसी को दूसरे को गाड़ी मेरी टच भी नहीं हुई। जो भी नुकसान हुआ वो मुझे हुआ, और भगवान की वजह से मुझे भी उतना कुछ, मेरा खाली राइट हैंड थोड़ा सा ऊपर वाले की कृपा पाते, उसमें कोई दो राय, बट उसको ऐसे उछाला गया, ऐसा फेमस किया ये इन्होंने ठोक दी। तो दिन कोई ना कोई इंसान गाड़ी डिवाइडर पे ठोकी है मैंने भी गाड़ी, और वो चीज मुझे अभी भी मुझे बुरा लगता है कि वो चीज नहीं होनी चाहिए, बट वो चीज हुई। बट उसको तो मुझे तो समझ भी नहीं है उसका इतना ज्यादा वो क्यों बनाया गया, क्योंकि मैंने तो एक डिवाइडर पे गाड़ी ठोकी, और डिवाइडर पे आजकल जो भी इंसान गाड़ी चलाता है, मैं हूँ, आप हो, कोई किसी ने कहा कभी ना कभी तो एक्सीडेंट हुआ है, वो भी एक्सीडेंट था। वो ऐसी स्टोरी थी उसकी, पर तभी भी वो बारिश के वजह से गाड़ी मेरी स्लिप हुई थी रोड पे। अगर देखेंगे तो भी मैं स्पीड लिमिट के भी अंदर था वो टाइम पे, और मेरी गाड़ी पानी था, इसके वजह से वो गाड़ी स्लिप हो गई रास्ते पे।
मैं जाके टकरा गया। लोगों ने नहीं समझा नहीं सब, और अजीब अजीब बातें बनाने लगे। और वो दिन में मेरी एग्जाम थी। तब आपको बहुत बुरा लग रहा होगा यार, ये क्या है? हाँ, मुझे तो बहुत बुरा ही लगा था वो एक्सीडेंट के बाद से। और मुझे बुरे लोगों ने इतना उसको कर दिया था, मुझे ऐसा लग रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ यू, आप नरेंद्र मेहता जी के पुत्र थे। ये सौ आम आदमी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लैम्बोर्गिनी हो, BMW हो, कोई भी गाड़ी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मुझे लग रहा था मैंने कहीं नाम तो खराब नहीं कर दिया अपने घर वालों का। ये मेरी वजह से पापा बहुत एक इमोशनल मैसेज भी लिखा था, मुझे याद है अपने घर पे, कि मैं सॉरी हूँ, ये हूँ वो, ऐसा करके। तो वो एक इंसिडेंट था, बट उसको भी बहुत बड़ा बनाने की कोशिश की गई थी। और आज भी लोग कहीं ना कहीं अब देखेंगे वो यूज करते इस पे। क्या मैं पॉलिटिक्स में आया तो लोगों ने बोला ये इंसान ने गाड़ी ठोकी है। अरे मेरा पॉलिटिक्स में आना और वो गाड़ी का एक्सीडेंट का क्या रिलेशन नहीं आता है ना। रिलेशन नहीं होता। और मैं एक जैन हूँ ना, मैं कभी कुछ दारू पीता हूँ ना, मैं कोई ड्रग्स करता हूँ ना, मैं सिगरेट करता हूँ, मेरा कुछ भी नहीं। वो एक इंसिडेंट, एक एक्चुअल एक्सीडेंट था, गाड़ी स्लिप हुई है, ओके ऐसे। दोस्तों, तक्षशिल मेहता से बातें करने को तो बहुत है, लेकिन मुझे लगता है कि आप देखते देखते बोर हो जाओगे, तो मैं पार्ट 2 जरूर करूंगा, क्योंकि तक्षशिल मेहता से और भी बहुत सारी बातें मुझे करनी है। और इनके अंदर का जो एक स्टूडेंट बोले, नेता बोले, बेटा बोले, वो सब निकालना बाकी है, लेकिन वो नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। और इतना जरूर कहेंगे हम कि मैं बहुत सारे युवा नेता से मिलता हूँ और उनसे बात करने का भी मौका मिलता है, लेकिन तक्षशिल से बात करके ऐसा लगता है कि नेता कुछ इस तरह का जरूर होना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने हर बात का जवाब दिया। बहुत सारे लोग जो है पॉडकास्ट से पहले क्वेश्चन सेट करते कि नहीं मुझे इस सवाल का जवाब नहीं देना, उस सवाल का जवाब, लेकिन इस लड़के ने, तक्षशिल ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने परफेक्ट हर सवाल का जो भी जवाब बन पाया उन्होंने दिया, और ज्यादातर जवाब से आप भी संतुष्ट होंगे, हम भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। अगर इसमें कुछ कमी रह गई है तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अंत में कोई मैसेज हमारी जनता, मीरा भाईंदर की जनता, मुंबई की जनता, देश भर की जनता के लिए? देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि आप सबने इस बार महापालिका इलेक्शन में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताया और उन पे वो विश्वास दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी ही है जो डेवलपमेंट लाएगी। और मैं अपने तरफ से जितना कुछ होगा, हालांकि मैं कोई आमदार नहीं हूँ, मैं कोई कॉर्पोरेटर नहीं हूँ, बट मैं एक सिटीजन हूँ मीरा भाईंदर का, मैं एक कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। मेरे से जितना भी चीज़ें होगी मैं वो कोशिश करूंगा पहुंचाने की। और मुझे पूरा भरोसा है भारतीय जनता पार्टी पे, नरेंद्र मेहता जी पे, देवेंद्र फडणवीस जी पे और नरेंद्र मोदी जी पे, कि वो मीरा भाईंदर अभी फिर से वही दौर देखने वाला है जहाँ पे डेवलपमेंट की स्पीड डबल नहीं ट्रिपल हुई थी। और मीरा भाईंदर में ऐसे ही आने वाले साल में आपको इतने डेवलपमेंट दिखेंगे। हर 6 महीने में सीएम जी खुद आएंगे यहाँ पे ओपनिंग करने के लिए, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच, आप हमारे स्टूडियो में आए तक्षशिल जी, और आपसे बात करने का हमें मौका मिला। थैंक यू वंस अगेन।